हेलो एवरीवन। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग जो लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिलता है एंड पार्टीशन होता है भारत का। तो इंडिपेंडेंस विथ पार्टीशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। तो जो लास्ट मिशन आया था इंडिया में टू गिव द इंडिपेंडेंस वाज कैबिनेट मिशन प्लान। इससे पहले कि हम लोग देखें कि कैबिनेट मिशन प्लान क्या क्या प्रपोज किया था इंडिया के लिए, तो 1946 आते आते सभी को लग गया था कि अब जो है ब्रिटिश इंडिया में नहीं रुकेगी। तो ऐसा क्या हुआ था, क्या सिचुएशन हो गया था जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश का जो विड्रॉल है इट वाज एमिनेंट बाय 1946। व्हाई ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड एमिनेंट बाय 1946? तो कुछ रीजंस है। पहला, कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी इन स्ट्रगल फॉर हेजेमोनी वो ऑब्वियसली जीत गई थी, जैसे कि कांग्रेस एंड ऑल। फिर डिमोरलाइजेशन एमंग ब्यूरोक्रेसी एंड द लॉयलिस्ट सेक्शन। अब जो ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल था ये लोग डिमोरलाइज हो चुके थे फ्रॉम द ब्रिटिश, और जो ब्रिटिश लॉयलिस्ट वो लोग काफी डिमोरलाइज हो चुके थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। लिमिटेशंस ऑफ ब्रिटिश स्ट्रेटेजी ऑफ कंसिलिएशन एंड रिप्रेशन। अब कंसिलिएशन एंड रिप्रेशन का जितना भी स्ट्रेटेजी थी तो पिछले 100-150 वर्ष में उन्होंने यूज कर लिया था, कुछ नया था नहीं उनके पास रिप्रेस करने को। डिमांड्स ऑफ लीनियंसी फॉर इंडियन नेशनल आर्मी बाय आर्मी मैन एंड रीन रेटिंग रिवोल्ट। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह रीन रेटिंग्स रिवोल्ट होता है और डिमांड होता है कि इंडियन नेशनल आर्मी के लोगों जिन्हें कैप्चर किया गया था कोर्ट मार्शल के लिए, उनको जो है हार्श पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। एन एंटायरली ऑफिशियल रूल वाज इम्पॉसिबल। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सिचुएशन था वर्ल्ड का वो काफी चेंज हो चुका था। यूनाइटेड किंगडम अब कोई सुपर पावर था नहीं, नए सुपर पावर्स आ गए थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर, और वो लोग फेवर में थे इंडिया के फ्रीडम का। तो इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा था यूनाइटेड किंगडम के ऊपर कि वो इंडिया को फ्रीडम दे दे। तो इसलिए अब तो ऑफिशियल रूल पॉसिबल है ही नहीं भारत में ब्रिटेन के लिए। तो इसीलिए ये भी एक कॉज था। और पोस्ट इंपीरियल इंडो ब्रिटिश रिलेशन, तब क्या था, अब इंपेरियलिज्म का जो दौर था वो लगभग लगभग खत्म होने वाला था। अब ब्रिटिश को डर था तो इंडिपेंडेंस देना ही, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिपेंडेंस देने के बाद इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो रिलेशंस है वो खराब हो जाए। तो उसको संभालने के लिए अब ऐसा लग रहा था कि अगर ब्रिटिश को अच्छा रिलेशन रखना इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अभी इसको देना पड़ेगा भारत में इंडिपेंडेंस। तो भेजा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को देखते हैं। तो इन फरवरी 1946 क्लेमेंट एटली जो उस वक्त के लेबर पार्टी से थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, ये अनाउंस करते हैं एक मिशन जिसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो भारत आएंगे। पहले पैथिक लॉरेंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे एंड द चेयरमैन ऑफ द मिशन, इस मिशन के चेयरमैन। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड भी होंगे, जो क्रिप्स प्रपोजल में भी आए थे। और एवी अलेक्जेंडर जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी होंगे नेवी के। तो ये लोग आएंगे। अब ये जो मिशन है ये भेजा गया था भारत टू फाइंड आउट वेज एंड मीन्स फॉर ए नेगोशिएटेड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस तरह से ब्रिटेन भारत को पावर ट्रांसफर करेगा, उसको उसका इंडिपेंडेंस देगा, वो रास्ता निकालना था। तो कांग्रेस डिमांडेड दैट पावर बी ट्रांसफर्ड टू इंडियन यूनियन। कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि इंडिया एज ए होल, जितने मतलब जितना राज्यों के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल था एज ए होल, उसको इंडिया माना जाए और ट्रांसफर किया जाना चाहिए पावर। लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, वो इंडियन यूनियन से बाहर जाना चाहती थी, सेसेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन चाहती थी। लेकिन जो ब्रिटिश का पॉलिसी था 1946 में, उससे क्लियरली यह रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो लोग भी प्रेफर कर रहे थे यूनाइटेड इंडिया को, वो भी नहीं चाह रहे थे कि भारत का विभाजन हो इनिशियली। तो द कैबिनेट मिशन फाइनली दिल्ली पहुंचती है 26 मार्च 1946 को। इट हैड डिस्कशंस विद पार्टीज ऑन द इश्यू ऑफ, पार्टीज लोग के साथ डिस्कशन होता है पहला कि एंट्रीम गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, फॉर्म कैसे होना चाहिए, एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फ्रेमिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग फ्रीडम टू इंडिया, और नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए जो कि भारत को फ्रीडम देगा। एज द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अब क्या हुआ था हमें पता है कि डेडलॉक का सिचुएशन था, ना ही मुस्लिम लीग मान नहीं रही थी, उसे चाहिए था पाकिस्तान।
और कांग्रेस और मुस्लिम लीग कोई अरेंजमेंट पे नहीं आ पा रही थी ऑन द इश्यू ऑफ यूनिटी और पार्टीशन ऑफ इंडिया। कांग्रेस चाह रही थी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे और मुस्लिम लीग चाह रही थी पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसलिए जब वो लोग दोनों मिलके कोई अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं तो फाइनली मिशन अपना ही प्लान लाती है, पुट फॉरवर्ड इट्स ओन प्लान, और इसके जो कुछ प्रोविजंस है वो इस प्रकार है। पहला, कैबिनेट मिशन बोलती है कि देयर शैल बी एन ऑल इंडिया यूनियन, एक ऑल इंडिया यूनियन बनेगा, भारत देश बनेगा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगा, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो राज्य थे, और प्लस प्रिंसली स्टेट्स जो राजा महाराजाओं के हाथ में। जो यूनियन गवर्नमेंट होगा उसके हाथ में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सब का पावर रहेगा, रेगुलेशन बनाने का रहेगा। और जो प्रोविंसेस रहेंगे, जो राज्य रहेंगे, उनको ऑटोनॉमी मिलेगा, और जो रेसिडुअरी पावर से, जो बचा खुचा पावर से जो कहीं डिवाइड नहीं हुआ है, वो जो है वो राज्यों के पास ही रहेगा। The union government shall have the power to raise resources for the administration of the above mentioned subjects. अब जो इतना सब्जेक्ट्स ऊपर हम लोग मेंशन किए, जैसे करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब, तो इसके ऊपर जो भी रेज करना है रिसोर्सेस एंड ऑल, तो उसका और एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका पावर किसके पास होगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। अगर कोई भी कम्युनल इश्यू होता है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो वो कहाँ पे सेटल होगा? दैट शैल बी सेटल इनसाइड द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के अंदर वो सेटल किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन द। इसके अलावा एक और प्रपोजल था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा वो किस तरह बनेगा? दैट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द क्रिप्स प्रपोजल, जिस तरह क्रिप्स प्रपोजल में बताया गया था उस तरह ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। अब भारत का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो बोला जाता है इसमें कि जो इंडियन प्रोविंसेस, जो राज्य हैं, उसे डिवाइड किया जाएगा, 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो कैटेगरी ए में वो प्रोविंसेस रहेंगे, वो राज्य रहेंगे जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। कैटेगरी बी में रहेंगे पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और कैटेगरी सी वाले में रहेंगे बंगाल एंड असम। फिर बोला जाता है कि जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस यानी यूनियन टेरिटरी है ऑफ दिल्ली, अजमेर, मरवार, कुर्ग, ये सब था, ये सब कैटेगरी ए में जाएंगे, और बलूचिस्तान जो है वो कैटेगरी ग्रुप बी में जाएगा। फिर बोला जाता है कि जब पहला इलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाएगा, तो एनी प्रोविंसेस कुड हैव लेफ्ट ए ग्रुप एंड कुड हैव जॉइंड एनी अदर ग्रुप बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इन इट्स प्रोविंशियल काउंसिल। मतलब पहला इलेक्शन जैसे ही होगा, उसके बाद अगर मान लो पंजाब चाहे कि कैटेगरी ए वाले के साथ जुड़ जाए, तो वो कैटेगरी ए में आ सकता है। उसके लिए उसे अपना जो विधानसभा है वहां पे एक लाना पड़ेगा बिल, और उसे पास कराना पड़ेगा उस रेजोल्यूशन को या बिल। The Constituent Assembly shall meet in 3 separate parts, where each province shall first frame their provincial constitution, then they could frame their group constitution, and at the end, all the representatives together shall convene the Constitution of Indian Union. यहाँ बोला जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले उड़ीसा मान लो एक स्टेट है, बिहार स्टेट, सब अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर उसके बाद ये चारों यार मिल बैठेंगे और इस ग्रुप का ग्रुप ए का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, सीधा ग्रुप बी का बनेगा, सीधा ग्रुप सी का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उसके बाद ये तीनों यार एक साथ बैठेंगे एक टेबल पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और एक इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसके बाद बोला जाता है कि कोई भी रिवीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाना है, वो तभी हो पाएगा ओनली आफ्टर ए लैप्स ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बाद ही चेंज लाया जा सकता है संविधान। नेक्स्ट बोला जाता है कि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर, ब्रिटिश पैरामाउंसी इन इंडिया वुड cease to exist, and all the princely states would get back all their powers and would be at liberty to decide whether to join Indian Union, or they could have entered into a separate political arrangement with the government of India, or could have entered into a separate treaty with British government. इसमें बोला गया है कि जैसे ही ब्रिटिश इंडिया को अपना सारा पावर ट्रांसफर कर देगी और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसी के साथ जितने प्रिंसली स्टेट्स, जितने राजा महाराजाओं वाला राज्य है, उनको अपना पुराना जितना पावर था वो वापस मिल जाए, और ये उनके ऊपर रहेगा, वो फ्री रहेंगे टू डिसाइड कि वह भारत के साथ जाना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र रहना चाहते हैं। मतलब या तो वो एग्रीमेंट कर ले इंडियन यूनियन के साथ, कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट कर ले, या फिर सेपरेट कोई ट्रीटी कर ले ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ही।
तो कांग्रेस के सोच में ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था, दिस वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कांग्रेस सोच रही थी इसमें तो पाकिस्तान का बात है ही नहीं, एज दे थॉट दैट ग्रुपिंग, प्रोविंशियल ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल। तो यहाँ पे एक क्लियर पॉलिटिक्स नजर आ रहा है, ऊपर चलेंगे हम लोग देखेंगे कि ये देखो कैटेगरी ए बी सी, इसमें कांग्रेस सोच रही थी कि ये कैटेगरी ए बी सी में जाना कंपलसरी नहीं है। तो अगर ये वाला इलाका देखा जाए, कैटेगरी बी देखा जाए कि पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, तो ये इलाका मुस्लिम मेजोरिटी उधर था तुम्हारा, पाकिस्तान वाला इलाका। तो जिन्ना साहब सोच रहे थे कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी है, और बोला गया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद तो कोई भी निकल सकता है। तो जिन्ना साहब सोच रहे थे कि ठीक है कैटेगरी वाले लोग को यहाँ से निकाल लेंगे और एक पाकिस्तान बना लेंगे, और उनके हिसाब से ये ग्रुपिंग कंपलसरी था। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं था। तो ऐसा डायलेमा में थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान वाज अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये कौन सोचता है? कांग्रेस सोचती है, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रुपिंग जो है दैट वाज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। लेकिन वही मुस्लिम लीग क्या बिलीव कर रही थी कि जो पाकिस्तान है दैट वाज इम्प्लाइड इन कंपलसरी ग्रुपिंग, कि जो ग्रुप बी है वही पाकिस्तान है। बाद में मिशन क्लैरिफाई करती है कि हाँ ये ग्रुपिंग जो है कंपलसरी है, और जिन्ना खुश हो जाते हैं। और मुस्लिम लीग फाइनली ये सुनते साथ 6 जून को, और कांग्रेस 24 जून को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है कैबिनेट मिशन प्लान। कांग्रेस को लग रहा था कि पाकिस्तान है नहीं, और मुस्लिम लोगों को लग रहा था पाकिस्तान है। तो दोनों डायलेमा में थे, और दोनों को अपना अपना सोच के हिसाब से कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइनली। और जुलाई 1946 में नए इलेक्शंस होते हैं भारत में, तो राज्यों के लिए भी और सेंटर के लिए भी, हेल्ड इन प्रोविंशियल असेंबलीज फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब देखते हैं कि इस इलेक्शन रिजल्ट में क्या होता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस, 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स मिलता है कांग्रेस को, मतलब हिंदू ज्यादा वोट डाले। इट गॉट 52 आउट ऑफ 102 सीट्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सेंट्रल असेंबली था उसमें से 52 सीट मिलता है 102 सीट में से। और प्रोविंशियल इलेक्शन में मेजोरिटी मिलता है तुम्हारा इन द प्रोविंसेस। केवल बंगाल सिंध और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, बाकी सारे प्रोविंस में लगभग लगभग कांग्रेस की सरकार बनती है, इंक्लूडिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड असम। और एक्चुअली ये दोनों जिन्ना साहब क्लेम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है, यानी मुस्लिम लीग हार जाती है। तो मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस खराब। और 86.6% जो वोट मिला था मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग को मुस्लिम से ही मिला था। इट गॉट 30 जो रिजर्व सीट्स था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम्स के लिए, वो भी मुस्लिम लीग को गया, ऑब्वियसली रिजर्वेशन तो मिलेगा ही। इन प्रोविंशियल इलेक्शन इट गॉट ए मेजोरिटी इन बंगाल एंड, बंगाल और सिंध में भी मेजोरिटी मिलता है मुस्लिम लीग। अब कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं इस इलेक्शन के, जैसे कि पहली बार हमें देखने को मिला कि यहाँ कम्युनल वोटिंग हुआ, हिंदूज हिंदू को वोट दे रहे हैं, मुस्लिम्स को नहीं दे रहे हैं, और मुस्लिम मुस्लिम्स को वोट दे रहे हैं, मतलब जात पात और धर्म के नाम पे वोटिंग हुआ। अब फ्रेंचाइजी यानी कितने लोग को अधिकार था वोट डालने का, वो भी केवल 10% ऑफ पॉपुलेशन के पास था अधिकार कि वो वोट डाल सकते हैं प्रोविंशियल इलेक्शन। और सिर्फ 1% पॉपुलेशन एलिजिबल थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंटर वाला इलेक्शन में वोट डालने के। 10 जुलाई 1946 का डेट आता है, और नेहरू इस दिन खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सोवरेन है, वो इंडिपेंडेंट है। ये जो इलेक्ट होके आए हैं लोग और फॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और जो फॉर्म करेंगे ये लोग क्या है, सोवरेन है, इनके ऊपर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो भी डिसाइड करेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो वो उनका इंडिपेंडेंट होगा, इसके ऊपर ब्रिटिश कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। फिर नेहरू साहब बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हम लोग जो फ्री हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हम लोग बोलते हैं कि वो जो ग्रुपिंग जिस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो ग्रुपिंग था कैटेगरी ए बी सी वाला स्टेट वाला, वो जो है दैट वाज अगेंस्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, वो जरूरी नहीं है। भले ब्रिटिश बोले जरूरी है, लेकिन उसके बाद तो कैबिनेट मिशन प्लान आ गया और सोवरेन लोग आ गए तुम्हारे इलेक्ट होके, उसके ऊपर तो ब्रिटिश का कंट्रोल रहा नहीं। अब वो लोग बोल दिया अब नहीं है ग्रुपिंग। तो जिन्ना साहब इससे चिढ़ जाते हैं, और ड्रीम जो था पाकिस्तान का एक तरह से लग रहा था कि अब बंद हो जाएगा तुम्हारा जिन्ना के लिए इस नेहरू के स्टेटमेंट से। इसलिए 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग फाइनली क्या करती है, अपना जो सपोर्ट था कैबिनेट मिशन प्लान को और कांग्रेस को, वो वापस खींच लेती है ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान इन रेस्पॉन्स टू नेहरू का स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सुनने के बाद।
और बोलती है कि अब डायरेक्ट एक्शन होगा। डायरेक्ट एक्शन मतलब पूरा राइट होगा, दंगा होगा, हम लोग कुछ भी करेंगे अब, जब तक कि हम लोग पाकिस्तान को अचीव ना कर लें। और ये डायरेक्ट एक्शन शुरू होगा 16 अगस्त 1946 से। और 16 अगस्त 1946 को जाना जाता है डैड के नाम से, DAD। मतलब इस दिन क्या शुरू हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे, डैड। तो 16 अगस्त 1946 फाइनली आता है, जिस दिन से बोला था कि अब हम लोग कुछ भी करेंगे पाकिस्तान को पाने के लिए, बाय द जिन्ना एंड मुस्लिम लीग। तो इंडिया का जो सीन था बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होने लगा। चारों तरफ कम्युनल राइट, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई शुरू हो गया। लॉर्ड वेवेल वाज नाउ ईगर टू समहाउ गेट द कांग्रेस इनटू द एंट्री। लेकिन लॉर्ड वेवेल जो थे तुम्हारे इंडिया में, ये चाहते थे कि किसी भी तरह कांग्रेस जो है एंट्रीम गवर्नमेंट यानी टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले जनरल इलेक्शन से पहले। इवन इफ द लीग स्टेड आउट, वो उसको मतलब ही नहीं था कि लीग बाहर रहे अंदर रहे, बस कांग्रेस फॉर्म कर ले। दस फियरिंग मास एक्शन बाय द कांग्रेस, उन्हें डर था कि कहीं कांग्रेस फिर से मास एक्शन ना कर बैठे 1942 जैसा। और एक कांग्रेस डोमिनेटेड एंट्रीम गवर्नमेंट हेडेड बाय नेहरू को क्या हुआ, शपथ ग्रहण करवा दिया जाता है बाय लॉर्ड वेवेल ऑन 2 सितंबर 1940। ये लोग अब घुस जाओ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पार्लियामेंट में। और लॉर्ड वेवेल क्विकली क्या करते हैं, चुपके से क्या करते हैं, मुस्लिम लीग को भी धीरे धीरे इस एंट्रीम गवर्नमेंट में लेते आते हैं ऑन 26 अक्टूबर 19 पुला बहला फुसला के उनको भी लेते आते हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन अपना नहीं छोड़ी थी, कम्युनल राइट्स देश भर में चल ही रहे थे और उनका डिमांड पाकिस्तान के लिए जारी था। फिर भी वो ज्वाइन किए थे एंट्रीम गवर्नमेंट। लेकिन मुस्लिम लीग जो पहला मीटिंग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिस दिन सबसे पहली बार ये लोग जो इलेक्ट होके आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पार्लियामेंट में आए थे कि अब हम लोग फ्री है, हम लोग अपना बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पार्लियामेंट का गठन होता है। तो जो पहला मीटिंग था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग अटेंड नहीं करती है। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, असेंबली को अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बस पास करके छोड़ देना होता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लगभग लगभग वही है जो आज का हम लोग प्रीएम्बल देखते हैं, इसे पास किया जाता है। और ये जो ड्राफ्ट किया गया था, बनाया गया था, दैट वाज बाय नेहरू। तो बस इतना ही काम पहला दिन होता है। मुस्लिम लीग क्वेश्चनड द अपॉइंटमेंट्स। अब क्या था, फॉर्म हो चुका है गवर्नमेंट, सब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुका है। तो जैसे फिनेंस मिनिस्टर हुआ, डिफेंस मिनिस्टर हुआ, ये सबका अपॉइंटमेंट कौन किया? कांग्रेस की। तो मुस्लिम लीग स्टार्ट कर दी क्वेश्चन करना कि ये जो कांग्रेस के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया ये सब सही नहीं है, ये सब गलत सलत कर दिया गया है, किसी और को प्रायोरिटी दे दिया गया है, मुस्लिम को कुछ नहीं दिया गया, इस तरह क्लेम करने लगी तुम्हारा मुस्लिम लीग। और लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग के थे और इन्हें फिनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी। तो ये फिनेंस मिनिस्टर भाई साहब क्या करते थे, कोई भी बिल आता था उसको रोक देते थे, रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। और फिनेंस ही रुक गया तो फिर बाकी मिनिस्ट्री काम कैसे करेगी? तो इस तरह का काम करने लगे थे लियाकत अली खान फ्रॉम द साइड ऑफ मुस्लिम लीग, ताकि उनका डिमांड ऑफ पाकिस्तान को माना जाए। फरवरी 1947 आते आते करीब करीब 9 कांग्रेस मेंबर्स ऑफ कैबिनेट वो खत लिखते हैं वाइसरॉय को और बोलते हैं कि इस लीग को रेजिग्नेशन दिलवाओ, ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं हमें पार्लियामेंट। और उसी बीच मुस्लिम लीग भी खत लिख के डिमांड कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही खत्म करो। और इस तरह एक क्राइसिस यहाँ पे बन गया हमारा पार्लियामेंट। अब चलते हैं इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन, देखते हैं अब क्या होता है। तो क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, वो अनाउंस फाइनली कर देते हैं 20 फरवरी 1947 को ही कि द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स डिक्लेयर्स द ब्रिटिश इंटेंशन ऑफ लिविंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वो अपना इंटेंशन बोल दिए थे कि हम लोग 20 फरवरी 1947 को कि हमारा अब इंटेंड है कि अब हम लोग भारत छोड़े। और एक डेडलाइन बोलते हैं 30 जून 1948, 30 जून 1948 को फिक्स किया गया था डेट कि हम लोग भारत को सारा पावर ट्रांसफर कर देंगे एंड इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट ऑन 30 जून ऑफ 1948, इवन इफ इंडियन पॉलिटिशियंस हैड नॉट एग्रीड बाय दैट टाइम ऑन ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यह डेट फिर भी डिसाइड कर दिया गया ब्रिटिशर्स, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लड़ रही थी, कोई एग्रीमेंट नहीं बना था उनके बीच में। और लॉर्ड वेवेल जो वाइस रॉय थे उन्हें हटा दिया जाता और नए वाइस रॉय को लाया जाता है जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। ही बिकम्स द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो होप कर रही थी कि ये जो हमने डेट फिक्स किया है ना 30 जून का, इसके कारण क्या सारे पॉलिटिशियंस हड़बड़ा जाएंगे
वो शॉक में आ जाएंगे और ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टीज जो है एक एग्रीमेंट पे आ जाएंगे ऑन द इश्यू ऑफ पार्टीशन। कम से कम चलो डेट के कारण ये लोग एक साथ आ जाए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब डायरेक्ट एक्शन के अकॉर्डिंग पूरा कम्युनल राइट चल रहा था पूरे देश में, और कंपेल्ड मैनी इन अर्ली 1947 में आते आते क्या हो गया कि ये जो इतना कम्युनल राइट हो गया हिंदू मुस्लिम के बीच में भारत में कि लोग अब सोच में पड़ गए और लोग एक्सेप्ट करने लगे द आइडिया ऑफ पार्टीशन। पहले तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान बनेगा, कि ये आइडिया पॉसिबल भी है, लेकिन इतना कम्युनल राइट ये लोग करवा दिए, हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिए कि अब पार्टीशन का जो आइडिया था लोग एक्सेप्ट करने लगे। 10 मार्च 1947 को नेहरू बोलते हैं फाइनली कि द ओनली रियल ऑल्टरनेटिव, अब जो बस ऑल्टरनेटिव बचा है वाज द पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। मतलब पंजाब से अलग करो लाहौर वाला इलाका और पंजाब दे दो पाकिस्तान को आधा, और बंगाल को भी आधा करके ईस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है वो बना दो। नेहरू भी ये बोल देते हैं। अप्रैल 1947 आते आते कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त जेबी कृपलानी, वह भी लिखते हैं, वाइसरॉय को कम्युनिकेट कर देते हैं कि rather than have a battle we shall let them have their पाकिस्तान। हमें लड़ाई उड़ाई नहीं चाहिए, इससे अच्छा है, लड़ाई करने से अच्छा है कि हम उन्हें पाकिस्तान दे दें, प्रोवाइडेड यू अलाउ बंगाल एंड पंजाब टू बी पार्टीशन इन ए फेयर मैनर। वो बोलते हैं कि बस हम लोग पार्टीशन के लिए रेडी हैं, बैटल नहीं करना चाहते हैं, और पंजाब और बंगाल जो डिवाइड होगा और पाकिस्तान बनेगा वो फेयर मैनर में होना चाहिए, एंड दैट विल बी बाय यू, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रूव्ड मोर फर्म एंड क्विक इन टेकिंग डिसीजंस। वो काफी फर्म थे और बहुत जल्दी कोई डिसीजंस लेते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इनफॉर्मली बहुत सारा पावर्स दिया गया था जो कि पहले के वाइस रॉयज को नहीं दिया गया था, टू डिसाइड थिंग्स ऑन द स्पॉट। लेकिन वह क्या प्रेफर कर रहे थे, वो चाहते थे कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को खुश करना चाहते थे, ही वांटेड टू वू बोथ द साइड्स, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब जो फ्रीडम विद पार्टीशन फॉर्मूला था यह वाइडली एक्सेप्टेड हो गया। अब सब लोग एक्सेप्ट करने लगे थे कि हाँ अब होना चाहिए पार्टीशन, बहुत हो गया कम्युनल राइट्स। और उस वक्त जो सेक्रेटरी थे वाइस रॉय के, उनका नाम था वीपी मेनन। वीपी मेनन, ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ वाइस रॉय। यह सजेस्ट करते हैं कि देखिए सर, कम्युनल राइट बहुत चल रहा है, अब पता नहीं कांग्रेस क्या कर बैठे, कब क्या कर बैठे मुस्लिम लीग के अगेंस्ट, और सिचुएशन इससे पहले और खराब हो, हमें अभी तुरंत डोमिनियन स्टेटस भारत को ग्रांट कर देना चाहिए टू सॉल्व द नीड टू वेट फॉर एन एग्रीमेंट, और ट्रांसफर करके हमें वेट करना चाहिए थोड़ा इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट के लिए, ताकि वो लोग और हड़बड़ा जाए तुरंत कि देखो डोमिनियन स्टेटस का अब इंडिपेंडेंस आने वाला है इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन ए न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या डोमिनियन स्टेटस कांग्रेस एक्सेप्ट करती है, जो बोल रही थी कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, फाइनली अभी जाके कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती डोमिनियन, क्योंकि उसे लगता है अब तो इंडिपेंडेंस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग आएगा, तो टेम्पररी बेसिस पे डोमिनियन स्टेटस लेने में क्या हर्ज है। और भी कारण था एक्सेप्ट करने का डोमिनियन स्टेटस, ये था कि इट वुड इंश्योर ए पीसफुल एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर। डोमिनियन स्टेटस आने से क्या होगा, एक पीसफुल और क्विक ट्रांसफर हो जाएगा पावर का, और कांग्रेस भी जो है चेक कर सकती थी जो कम्युनल सिचुएशन था भारत का, उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकती थी। और वहीं ब्यूरोक्रेसी और आर्मी के ऊपर भी कंटिन्यूटी चाहिए था, तो डोमिनियन स्टेटस के धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंस तक कंटिन्यूटी बनाएगी कांग्रेस। ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए था कि अगर डोमिनियन स्टेटस भारत को दे देते हैं तो हम भारत को एक ग्रुप में रख सकते हैं, दैट ग्रुप इज नोन एज कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में वो कंट्रीज हैं, आज भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स सुनते होंगे, तो जो कंट्रीज कभी ब्रिटिश के अंदर थी इन पास्ट, तो वो सारे कंट्रीज को कॉमनवेल्थ बोला जाता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोला जाता है। तो इंडिया भी आज भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है। द माउंटबेटन प्लान को फाइनली प्रपोज किया जाता है। माउंटबेटन प्लान प्रपोज यह करता है कि हाँ पाकिस्तान जो है वो क्रिएट होगा, और कांग्रेस का जो पोजीशन था कि नहीं इंडिया की यूनिटी बरकरार रहना चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन प्लान में पाकिस्तान को बहुत छोटा रखा जाता है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। फाइनली वोटिंग वाज टू बी कंडक्टेड, और इसमें यह प्रपोज था कि एक वोटिंग किया जाएगा तुम्हारा बंगाल और पंजाब के लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस में, जो वहां का विधानसभा है, वहां पे एक प्रपोजल लाया जाएगा बंगाल और पंजाब पे, और दो ग्रुप में वोटिंग होगा, एक हिंदू वाले वोट करेंगे और एक मुस्लिम वाले वोट करेंगे। और अगर सिंपल मेजोरिटी, मतलब अगर 50% ऑफ द वोट ऑफ इधर ग्रुप, या तो हिंदू के 50% या तो मुस्लिम्स के 50% भी
वोट अगर कर दिए कि हाँ वो पार्टीशन चाहते हैं, मान लो मुस्लिम्स के ही ग्रुप के 50% मुस्लिम केवल बोले, हिंदूज नहीं बोले, बोल दिए कि हाँ पार्टीशन होगा तो पार्टीशन होगा, और ऐसा ही हुआ। देन दिस प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशन, और पार्टीशन हो जाता है, तुम ईस्ट बंगाल बनता है और उधर पाकिस्तान बनता है, पंजाब का विभाजन हो गया। टू डोमिनियंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज क्रिएट होता है इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस तरह माउंटबेटन फॉर्मूला वाज टू डिवाइड इंडिया बट रिटेन इट्स मैक्सिमम यूनिटी। मैक्सिमम यूनिटी यानी मेजॉरिटी ऑफ द एरिया इंडिया में रहेगा, ताकि यूनिटी बना रहे भारत का और पार्टीशन भी हो जाए। दिस वाज माउंटबेटन प्लान। अब पढ़ते हैं इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 फाइनली पास होता है, और क्या होता है इसमें। तो ब्रिटेन जो चाहती थी, वो चाहती थी टू सिक्योर कांग्रेस एग्रीमेंट टू द डोमिनियन, वो चाहती थी कि डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट कर ली थी कांग्रेस। क्यों ऐसा चाह रही थी तुरंत में कि जल्दी से कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले डोमिनियन स्टेटस? इसलिए क्योंकि उस वक्त देखो कंट्री में बहुत ज्यादा कम्युनल राइट हो रहा था, और गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की भारत में, तो ऑब्वियसली ब्रिटेन के ऊपर क्लेम आता कि भाई ब्रिटेन के रहते हुए ऐसा कम्युनल राइट क्यों हुआ, यानी वही करवाई। तो डोमिनियन स्टेटस जल्दी से देना चाहती थी कांग्रेस को, लो और ये जो अपराध है कम्युनल राइट का वो अपने सर ले लो। तो एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिश वांटेड टू एस्केप द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कम्युनल सिचुएशन, ऑफ कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री, उसको हैंडल करने का रिस्पांसिबिलिटी जो ब्रिटेन के हाथ में होना चाहिए था वो जल्दी ट्रांसफर करना चाहती थी कांग्रेस को। वहीं 5 जुलाई 1947 को फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, और जो कि बेस्ड था तुम्हारा माउंटबेटन प्लान पे ही। इस एक्ट को फाइनली रॉयल एक्सेंट मिल जाता है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है बाय 15 अगस्त 1947। फाइनली ये एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, दो देश बनेंगे इंडिया और पाकिस्तान। एज पर द प्रोविजंस, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग, पाकिस्तान जो है वह उसे इंडिपेंडेंस मिला 14 अगस्त 1947 को, while इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। मोहम्मद अली जिन्ना साहब पहले गवर्नर जनरल बनते हैं पाकिस्तान के, लेकिन इंडिया डिसाइड करता है कि चलो लॉर्ड माउंटबेटन को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि टू कंटिन्यू एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन ना हो जाए भारत। अब तुम्हें दिखा होगा कि मैंने ये लास्ट लेक्चर जितना भी बोला, यहाँ पे गांधी का रोल नहीं था। अब सोचो गांधी जो जो 1942 तक क्विट इंडिया मूवमेंट तक भारत के लिए जी जान लगा दिए थे, उन्हें पूरा साइडलाइन कर दिया गया था लास्ट लास्ट में, जब इंडिपेंडेंस लेने का बारी आया और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्रेम करने का बारी आया। तो गांधी यहाँ पे फेल्ट हेल्पलेस, वह हेल्पलेस हो गए थे करीब करीब। क्यों? क्योंकि कम्युनलाइजेशन ऑफ द पीपल वगैरह, लोग अब हिंदू मुस्लिम का सोच रहे थे, जो कि गांधी को पसंद नहीं था, और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था बट टू एक्सेप्ट पार्टीशन। गांधी जी वाज अगेंस्ट पार्टीशन, उन्हें पार्टीशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, लेकिन क्या कर सकते थे? वह बोलते हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ही पार्टीशन चाहते हैं, तो मैं क्या करूं। गांधी जी इतने हेल्पलेस थे कि वह लास्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि हाउ कुड देयर बी ए मूवमेंट। बहुत लोगों ने बोला कि आप पार्टीशन के अगेंस्ट में क्यों नहीं एक मूवमेंट किया, आप तो इंडिपेंडेंस के लिए इतना सारा मूवमेंट किए भारत के सपोर्ट में, तो ये पार्टीशन के लिए आप क्यों नहीं मूवमेंट? तो गांधी जी बोलते हैं हाउ कुड देयर बी अ मूवमेंट, मूवमेंट कैसे हो सकता है टू फाइट कम्युनलिज्म, ये कम्युनलिज्म है हिंदू मुस्लिम का विभाजन है कम्युनल बेसिस पे, तो कैसे हम एक मूवमेंट करें एक कम्युनलिज्म के लिए, जबकि वो लोग ही कम्युनलाइज हो चुके। तो एक कम्युनलाइज्ड लोग को लेके कम्युनलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा ही पूछते हैं वो उन कांग्रेसमैन से जो बोलते हैं गांधी पार्टीशन को क्यों माने बिना कोई सत्याग्रह किए हुए। So this was all about independence and modern history। एक लास्ट में एक स्टेटमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना इसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है, पाकिस्तान बढ़ जाता है, बोलते हैं कि आई अलोन विद द हेल्प ऑफ माय सेक्रेटरी एंड माय टाइपराइटर वोन पाकिस्तान फॉर द। तो वो बोलते हैं कि हम सिर्फ अपना सेक्रेटरी और एक पेन और टाइपराइटर की मदद से ही पूरा पाकिस्तान जीत लिए मुस्लिम्स के लिए, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं। तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। कोई डाउट हो, you can connect me through my website createcivilacademy.wordpress.com। You can contact from here, and thank you for watching my lecture।